दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का किया था। आज हम लोग देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हम इसके लिए वही एग्जांपल लेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड की उसमें बुक में दी हुई है कि रीना ने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और उसकी इनिशियल सैलरी 8,000 पर मंथ है और एम्प्लॉयर ने कहा कि ईच ईयर आपको हम 500 का इंक्रीमेंट देंगे। तो फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी क्या होगी? फर्स्ट ईयर रीना की सैलरी होगी 8,000। सेकेंड ईयर क्या होगी? तो सेकेंड ईयर उसको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा 8,000 प्लस 500। फिर थर्ड ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी, एक और इंक्रीमेंट लग जाएगा। थर्ड ईयर में उसको 2 इंक्रीमेंट मिल चुके रहेंगे इनिशियल से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 500 है तो 8,000 प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 2 इंटू 500। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 8,000, देखिए ये है हमारा थर्ड ईयर की सैलरी, थर्ड ईयर की इनिशियल सैलरी जनवरी से, ये है हमारी। तो इसको कुछ थर्ड के टर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। तो 8,000 प्लस 3 माइनस 1, इस 2 को हमने 3 माइनस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 500, ऐसे हमने लिख लिया इसको। अब आइए फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर में सैलरी उसको कितनी मिलेगी? 8,000 प्लस, अब देखिए ये फोर्थ ईयर में कितने इंक्रीमेंट लग चुके रहेंगे? उसके 3 इंक्रीमेंट लग चुके रहेंगे। तो ये होगा 3 इंटू 500, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 8,000 प्लस, फोर्थ ईयर की है तो 4 के टर्म में लिखना है, तो 3 को हम लिख दें 4 माइनस 1 इंटू 500। इसी प्रकार फिफ्थ ईयर की सैलरी क्या होगी? तो फिफ्थ ईयर की सैलरी होगी 8,000 प्लस 4 इंटू 500, इसको हम लिख दें 8,000 प्लस, फिफ्थ ईयर की है तो 5 के टर्म में लिख दें 5 माइनस 1 इंटू 500। इसी प्रकार nth ईयर, अगर आपसे कहा जाए कि nth ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी, वो nth ईयर कुछ भी हो सकता है, 10th ईयर, 15th ईयर, 16th ईयर। तो उसी प्रकार ये nth ईयर, nth टर्म हम क्यों निकालते हैं? एक कोई पर्टिकुलर ईयर हमको अगर फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए निकालते हैं। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं nth ईयर। तो nth ईयर की सैलरी हमारी क्या होगी? तो आप कहोगे 8,000, और ये 4 है, ये एक तो कम था इसमें, तो इसको क्या लिख देंगे? इसको हम इस फॉर्म में n माइनस 1 इंटू 500, ठीक है। अब आप जरा गौर करो कि ये 8,000 की क्या है? ये इनिशियल अमाउंट है, और हमने इनिशियल अमाउंट को किस चीज से हमने डिनोट किया था? ए से डिनोट किया था, या फिर A1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस, ये क्या है? n माइनस 1, और ये 500 क्या है? ये फिक्स्ड अमाउंट है जो प्रत्येक ईयर बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, जो भी है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? इस फिक्स्ड अमाउंट को डी कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2D। यही हमारा होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप याद रखेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
जहां पर ए फर्स्ट टर्म, एन क्या है, nth टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसको याद रखेंगे और हम इस पे बेस्ड अभी ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है उसको अभी हम देखते हैं। दोस्तों देखिएगा हमारे सामने एग्जांपल थर्ड है, इसको करते हैं। फाइंड द 10 टर्म ऑफ एन एपी 2, 7 एंड 12। ये हमारे पास एपी दिया हुआ है, कह रहा है कि हमें 10 टर्म फाइंड आउट करना है। हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, तो 10th टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखिए इसके लिए हमें 10 टर्म निकालना है, तो a क्या है, इनिशियल टर्म होता है, a हमारा है 2। फिर n क्या है, यहाँ पर n हमें 10 टर्म निकालना है तो 10 हो जाएगा। और d निकालना है, तो d की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो d होगी ये a1 a2 a3, तो यानी a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2, यानी कि ये 5 होगी। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये हो गया हमारा 5, बस रख दीजिए। तो 10 टर्म क्या आ जाएगा, a 2 है प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, d क्या है हमारा 5, ये हो गया 2 प्लस 9 इंटू 5, यानी 2 प्लस 45, यानी ये क्या हो गया हमारा 47 आंसर। दोस्तों आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 है, देखते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ, दोस्तों देखते हैं इस एग्जांपल को। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15, ये एपी दी हुई है 21 18 15 डॉट 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 इज माइनस 81। कह रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा इस एपी का माइनस 81 होगा। तो आगे पहले इसको देखते हैं, फिर दूसरे पार्ट को इसके बाद देखेंगे। तो मतलब कि हम मान लिया कि लेट nth टर्म, मान लिया कि nth टर्म जो है वो माइनस 81 है, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, इनिशियल a की वैल्यू 21 है, और d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू a2 माइनस a1, यानी 18 माइनस 21, 18 में से 21 जाएगा तो कितना होगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3। तो निकालते हैं, nth टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 21 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है हमारी, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो n माइनस 1, और ये nth टर्म जो हमने क्या ये माना है, ये क्या दिया है -81, ये क्या दिया है -81, ठीक है। -81, 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है -3। सॉल्व करते हैं इसको, -81 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3, यानी ये हो गया 24 माइनस 3n, तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 24 प्लस 81, 3n इज इक्वल टू 24 प्लस 81, इसको हम लिख सकते हैं 5105। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये 3 तिरके 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, ये जो होगा हमारा 35th टर्म जो होगा, 35th टर्म विल बी -81।
समझ में आया आपको? एन की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो है वो -81 होगा, तो ये क्या होगा हमारा 35th टर्म जो होगा वही -81 होगा। दोस्तों अब देखिए दूसरा पार्ट जो है ये कहता है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि क्या इसमें कोई ऐसा भी टर्म है जो कि जीरो होगा, अगर है तो बताइए कौन सा टर्म होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि लेट rth टर्म भी जीरो, rth टर्म जो है वो जीरो है। तो सॉरी, आपको फॉर्मूला पता है nth टर्म का, तो rth टर्म क्या हो जाएगा, rth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस rth टर्म r माइनस 1 इंटू डी। अब ये rth टर्म क्या कह रहा है, इज एनी टर्म जीरो, तो हमने rth टर्म को जीरो मान लिया। a हमारा 21 है प्लस r माइनस 1 इंटू डी हमारा -3। तो ये क्या हो गया हमारा 21 -3r, ये माइनस माइनस +3, यानी हो गया ये हमारा 24। अब इस ये 3r इज इक्वल टू क्या हो गया ये 24, यानी r की वैल्यू क्या आ गई 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये 8। आरथ यानी 8th टर्म जो होगा, 8th टर्म विल बी जीरो। इसमें 8th टर्म जो होगा वो जीरो होगा। वैसे ही देख लो आप 21, 18, 15 तीन तीन घटते जा रहे हैं, तो 8वां टर्म जो होगा वो जीरो होगा। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोस्तों देखिए 5th क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें दो इक्वेशन बनते हैं। कैसे हम आपको बताते हैं कि कह रहा है कि जो एपी का, उस एपी सीरीज को हमें फाइंड आउट करना है जिसका थर्ड टर्म दिया है 5 और 7th टर्म दिया है 9। दो टर्म हमें एपी के दिए रहेंगे और यहाँ पे क्या क्या अननोन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, और क्या अननोन हो जाएगा हमारा डी अननोन हो जाएगा। बाकी एन की वैल्यू तो दी हुई है एन। तो ये क्या होगा हम देखते हैं इसको। जैसे कह रहा है कि थर्ड टर्म इज 5, A3 हमारा दिया हुआ है, क्या है ये 5 है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या है एन माइनस 1 यानी 3 इंटू डी। एक इक्वेशन, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी प्रकार क्या कह रहा है कि 7th टर्म यानी ए सेवेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है 9 दी हुई है। 9 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 8d, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये 9 हो गया। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो ये ऐसा है, इस वाले को नीचे लिख देते हैं, इक्वेशन 1 को हम इसके नीचे लिखते हैं, यानी 5 इज इक्वल टू ए प्लस ये क्या है 2d। सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये 8 में से 2 गया 6, 6d इज इक्वल टू 9 में से 5 गया, कितना बचेगा सॉरी हाँ ये 7 टर्म दिया हुआ है,
7 टर्म इज 9, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 7 माइनस 1, सॉरी यहाँ गलती हो गई, मिस्टेक्स हो जाते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 6D, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गया, क्या बचेगा 4। तो हमारा डी की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारी डी की वैल्यू आ गई 4/4, यानी कि ये 1। कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो हमारी डी की वैल्यू आ गई 1। तो अब इससे क्या है कि डी की वैल्यू 1 हमें पता चल गई, और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लें। तो ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए हमने ए की वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2D, 5 माइनस 2D, यानी कि 5 माइनस ए की वैल्यू 1 है, यानी कि 3। ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो अब तो बहुत इजी हो गया, तो यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 3 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा 3 प्लस 1, यानी 3 प्लस 1। फिर सेकेंड उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 3 प्लस 2। उसके बाद वाला टर्म क्या होगा 3 प्लस 3। एक एक जो डी की वैल्यू एक एक बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद की क्या होगी 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे देखिए एग्जांपल है, कह रहा है चेक विदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। कह रहा है कि क्या 301 जो है ये इस एपी की इस सीरीज जो एपी की जो सीरीज है इसका कोई एक टर्म है, पर्टिकुलर टर्म है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 301 को मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये nth टर्म है। तो उस n की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट 301 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। लेट 301 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, और डी की वैल्यू हम निकाल लें, डी क्या होगा A2 माइनस A1, यानी 11 माइनस 5, यानी ये क्या हो जाएगा 6। तो निकालते हैं, तो nth टर्म 301 इज इक्वल टू A5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 6, यानी ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 301, यानी ये हो जाएगा हमारा 302, 1 इधर आ जाएगा, 302 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, तो 300 होता तब तो बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है। और n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। n जो होता है n must be an integer, must be an integer। n की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो यहाँ तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, यानी कि ये जो 301 जो है ये टर्म इस एपी का टर्म नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 301 is not a particular term, not a particular term of this AP। क्या है ये, इस AP का एक पर्टिकुलर टर्म 301 जो है हमारा नहीं है।
दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे देखिए एक एग्जांपल है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो देखिए 2 डिजिट के नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 1 0 10 से शुरू होते हैं, 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं 2 डिजिट के नंबर? 100 हमारा 3 डिजिट हो जाता है, 99 तक जाते हैं। तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? ये 12 होगा। तो पहला नंबर लिखते हैं हम 12। फिर उसके बाद 3 से डिविजिबल कौन होगा? तो डेफिनेटली ये 12 3 से डिविजिबल है, इसमें 3 ऐड कर दें तो ये क्या होगा? 15। ये क्या होगा? ये 3 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल कहता है कि अगर लास्ट के ये जो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल होती है। 2 + 1 3 डिविजिबल बाई 3, 5 + 1 डिविजिबल बाई 3। फिर 18 8 + 1 9 होगा, वो भी डिविजिबल बाई 3। आगे हम डिविजिबिलिटी पे जब हम अभी हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम आगे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, एसएससी बैंक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें हम डिविजिबिलिटी के सारे हम ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम आपके 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा। तो कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, यानी कि यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? n की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो क्या करेंगे इसमें? टोटल nth टर्म हमारा क्या होगा? ये हो गया हमारा 99। तो हम क्या लिख सकते हैं? 99 nth टर्म इज इक्वल टू ए क्या होगा हमारा? 12 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n - 1 इंटू डी क्या है? 15 - 12 3 है, इंटू 3। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 और ये -3 प्लस 3n, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 3n 99, यानी कि ये 3n क्या हो गया हमारा? 90, यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 90/3, यानी ये कितना हो गया? 30। 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 3 से डिविजिबल होगी। ये 2 डिजिट्स की, यानी 12 से लेकर के 99 के बीच में ये टोटल संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी? 30 होंगी। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 है। कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? If so, find interest at the end of 30th year. कहता है कि 1000 रुपया 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर पे इन्वेस्ट किया गया है। तो कहता है कि ईयर के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, और कहता है क्या ये जो प्रत्येक ईयर के लास्ट में जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो एपी को फॉर्म करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करता है? अगर ऐसा है तो फिर एट द एंड ऑफ 30th ईयर, 30वें साल, उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो देखिए सबसे पहले साल सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर क्या हो? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है हमारा? प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पी कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना दिया हुआ है? 8%। टी क्या है? हमारा समय है, समय क्या है? ईयरली, यहाँ क्या है? ईयरली इन्वेस्ट किया गया है, पर ईयर के उस हिसाब से किया गया है। तो क्या होगा फर्स्ट ईयर? तो यहाँ पी 1000, आर कितना? 8%। पहला साल है तो टी की वैल्यू 1 ईयर अपॉन 100।
ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कट गया 80 रुपया हो जाएगा। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट उसको साल के एंड में कितना मिलेगा, 80 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर क्या होगा, तो 1000 इंटू 8 इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 100। तो देखिए क्या है कि बात तो वही है, बस एक की जगह 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 8 दूनी 16, 16 160 रुपया। इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर, तो ये 1000 रेट 8 और ईयर 3 हो गया और ये 100, तो यानी कि ये कितना हो गया, 80 को 3 बार, 8 तिरके 24, 240 रुपया। तो जरा देखिए इसमें क्या ये एपी बन रही है, 240 में से 160 घटाएंगे 80 आएगा, 160 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा, 80 आएगा। तो यानी कि ये 80, 160 और ये 240, ये क्या है, एपी बना रहे हैं, ये एपी है। तो अब हमसे कह रहा है कि 30th ईयर के एंड में इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल है, बस इंटरेस्ट कितना है एट एंड ऑफ 30th ईयर, तो यहाँ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 1000 इंटू 8 इंटू टी की वैल्यू क्या हो गई, 30। रेट तो सेम रहेगा, अमाउंट भी उतना ही रहेगा, आपको 100। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 80 और 80 को क्या कीजिए 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 8 तिरके 24, 20, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 30 साल बाद हमें कितना मिलेगा, 2400 रुपया। दोस्तों हमारे सामने 10th एग्जाम्पल है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रखा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज बेड प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। देखिए क्या है कि ये रोज के प्लांट है, ऐसे ऐसे करके कितने हैं पहले रो में, ये मान लीजिए ये फर्स्ट रो है, इसमें कहता है कि फर्स्ट रो, ठीक है, इसमें कितने हैं 23 प्लांट्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार 21 इन द सेकेंड, इसी प्रकार ऐसे 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 कर करके सेकेंड रो जो है इसमें कितने हैं 21 है, 21 प्लांट्स यानी 21 पौधे हैं। उसी प्रकार थर्ड रो में कितने हैं, थर्ड रो में कितने हैं, ये 19 हैं, थर्ड रो तीसरे रो में। और इसी प्रकार करके जो सबसे लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने प्लांट्स हैं, लास्ट वाली जो रो, लास्ट में 5 प्लांट्स हैं। तो कहता है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो ऐसे ये एक रो हुआ, दूसरा रो हुआ, तीसरा रो हुआ, ऐसे करके कितनी सारी पंक्तियां हैं, यानी रोज हैं, क्यारियां कितनी सारी पंक्तियां हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर क्या दे रखा है 23, पहले रो में कितने हैं 23, दूसरे रो में कितने हैं 21, तीसरे रो में कितने हैं 19, डॉट 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 5। तो इसे एक चीज तो पता चल गई, एक ही वैल्यू हमें पता चल गई और लास्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू भी पता चल गई। तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही तो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे, यानी n की वैल्यू हम निकाल दें तो क्या होगा हमारा n, ये 5 है, nth टर्म हमारा मान लीजिए 5 है, nth टर्म हमारा 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 21 माइनस 23 यानी कितना हो जाएगा -2, सॉरी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यानी ये क्या हो गया 23 माइनस 2n प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस
2n 5, यानी ये 2n कितना हो गया, 25 में से 5 गया 20, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। टोटल नंबर ऑफ कितने रोज होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे वो हमारे 10 होंगे।